तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी आलोचना का विकास और प्रमुख आलोचक से जुड़े हुए एमसीक्यूज़ करेंगे। ऐसे तो मैंने हिंदी आलोचना से संबंधित आपको थ्योरी करवाई थी, लेकिन वो थ्योरी जो थी वो थोड़ी बुक से मिली हुई थी, किताबों से। ये जो थ्योरी है ये मैंने खुद हैंड रिटेन लिखी है और कई किताबों से जुटा कर लिखी है। उसके बाद एमसीक्यूज़ भी इसमें आपके आएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले परिभाषा जानेंगे हम लोग। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं, साहित्य क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों को विवेचन करना और उस संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना है। और उनका एक और कथन है, साहित्य को यदि हम जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम का समुचित अन्वेषण, पृथक्करण, अभिव्यंजना ही आलोचना है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र कहते हैं, आलोचना का कार्य कवि और उसकी कृति का यथार्थ मूल्य प्रकट करना है। आइए रिचर्ड्स कहते हैं, आलोचना साहित्यिक अनुभूतियों के विवेकपूर्ण विवेचन के उपरांत उनका मूल्यांकन करती है। तो ये आपका हम लोगों ने परिभाषा जाना, जो अन्य मुख्य विद्वानों ने, भारतीय विद्वानों के साथ पाश्चात्य विद्वानों ने भी कहा है। अब हम लोग जानेंगे दूसरे बिंदु में हिंदी आलोचना का विकास। तो हिंदी आलोचना का विकास 3 चरणों में हुआ। पहला चरण है शुक्ल पूर्व युग, यानी रामचंद्र शुक्ल पूर्व युग की बात हम लोग कर रहे हैं, जो 1850 से 1920 तक चली। दूसरा आपका है शुक्ल युग, अर्थात रामचंद्र शुक्ल युग 1920 से 1940 तक चली। और शुक्लोत्तर युग अर्थात शुक्ल जी के बाद का युग 1940 के बाद चली। शुक्ल पूर्व युग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है भारतेंदु युग के नाम से प्रसिद्ध है, 1850 से 1900 तक है ये। फिर द्विवेदी युग है, 1900 से लेकर 1920। द्विवेदी मतलब कौन सा युग? महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर शुक्लोत्तर युग को भी 4 भागों में बांटा गया है, देख रहे हैं आप जैसा। तो पहला है आपका समकालीन समीक्षा, फिर है नई समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा, फिर प्रगतिवादी समीक्षा, फिर समकालीन समीक्षा। तो ये शुक्लोत्तर युग की अन्य श्रेणियां हैं जिसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो पहला जो है हमारा है भारतेंदु युग, जो आपका शुक्ल पूर्व युग से संबंधित है। पहला है भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक। हिंदी आलोचना का जनक भारतेंदु को माना जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हिंदी में पहली आलोचनात्मक रचना भारतेंदु जी के निबंध नाटक, जो 1883 में प्रकाशित हुई है, उसी निबंध नाटक को माना जाता है हिंदी आलोचना का पहली रचना। भारतेंदु युग में प्रमुख पत्रिकाएं जो थीं, ये तो जानते होंगे आप। हरिश्चंद्र मैगजीन, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। कई वचन सुधा वही हरिश्चंद्र जी का ही है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का है। और आनंद कादम्बिनी जो है प्रेमघन जी का है। भारतेंदु युग की बात हम लोग कर रहे हैं आलोचना संबंधित, जो शुक्ल पूर्व युग की बात कर रहे हैं। तो इस युग में हिंदी के 2 साहित्यिक इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं। तो कौन कौन से हैं वो? पहला है शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह ने लिखा है। और द जॉर्ज गियर्सन, जिन्होंने लिखा है द मॉडर्न। आपने पूरा नाम सुना होगा, द मॉडर्न, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, देख लेंगे आप। तो इस युग में यानी भारतेंदु युग में 2 साहित्यिक इतिहास ग्रंथ लिखे गए, जो शिव सिंह सरोज ने लिखे हैं और जॉर्ज गियर्सन लिखे हैं। 1886 में बालकृष्ण भट्ट ने अपने पत्र हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की व्यवहारिक आलोचना की है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बालकृष्ण भट्ट ने अपने पत्र हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास का जो नाटक है, जिसका नाम है संयोगिता स्वयंवर, उस पर अपनी क्या लिखी है? व्यवहारिक आलोचना लिखी है 1886 में बालकृष्ण भट्ट ने। 1886 में ही बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भी सेम टू सेम जैसा बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, संयोगिता स्वयंवर की आलोचना जो है आनंद कादम्बिनी में की है, ठीक है ना। संयोगिता स्वयंवर जो लाला श्रीनिवास दास की नाटक है, उसकी आलोचना जो है उन्होंने आपका आनंद कादम्बिनी में किया है, कि इन्होंने बद्री नारायण चौधरी ने 1886 में, जैसे बालकृष्ण भट्ट ने किया था। शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन को ही हिंदी आलोचना का आरंभकर्ता माना है।
तो शुक्ल अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है बालकृष्ण भट्ट को और प्रेमघन को ही क्या माना है, हिंदी आलोचना का आरंभ करता। अब बात करते हैं हम लोग शुक्ल पूर्व युग की, जिसमें दूसरा युग आता है द्विवेदी युग, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के नाम से प्रसिद्ध है। 1900 से लेकर 1920 तक का ये समय काल है। हिंदी आलोचना के विकास का दूसरा चरण है। तो द्विवेदी युग जो है शुक्ल पूर्व युग के अंतर्गत आता है, जो हिंदी आलोचना का दूसरा चरण है। ठीक, द्विवेदी युगीन पत्र पत्रिकाएँ आप जानते हैं, सरस्वती जो स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, विशाल भारत, वीणा, मर्यादा, माधुरी। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचक हैं। तो द्विवेदी युग नाम ही है तो ये तो भाई लाजमी है कि ये युग जो है सर्वाधिक प्रभावित होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी से। तो इसके प्रमुख आलोचक इस युग के कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी जी द्वारा रचित आलोचना जो है, दो आलोचनाएं बहुत प्रमुख हैं। रसज्ञ रंजन जो 1920 में प्रकाशित हुई, असमालोचना समुच्चय जो 1930 में प्रकाशित हुई। द्विवेदी युग के अन्य आलोचक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्याम सुंदर दास, लाला भगवान दीन, कन्हैया लाल पोदार, पद्म सिंह, राम दहीन मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर और मिश्र बंधु, जिनका नाम है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। द्विवेदी युग में 3 तरह की आलोचनाएं देखने को मिलती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो द्विवेदी युग में 3 तरह की आलोचनाएं हैं। पहली आलोचना है सैद्धांतिक आलोचना, दूसरी है व्यवहारिक आलोचना और तीसरी है तुलनात्मक आलोचना। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग जो है तुलनात्मक आलोचना की। ऐसे तो हम लोग तीनों पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ दिया हुआ देख लेते हैं। तो पहली तुलनात्मक आलोचना पद्धतियाँ भारतेंदु युग में भी प्रचलित थी। कहने का अर्थ ये है कि ये जो आलोचनाएं तीनों प्रसिद्ध हैं द्विवेदी युग में, ये जो आलोचनाएं हैं ये पहले भारतेंदु युग में प्रचलित थी। ठीक है ना, ये आलोचना पद्धतियाँ जो तुलनात्मक आलोचना की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, परंतु तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ द्विवेदी युग में ही हुआ। ठीक है ना, भले प्रचलित था लेकिन आरंभ कहाँ से हुआ है? द्विवेदी युग में। इस युग में 1913 में हिंदी का प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ मिश्र बंधु मृग लिखा गया। ठीक है ना, इस युग में तुलनात्मक आलोचना की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इस युग में 1913 में हिंदी का प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद लिखा गया। किस युग में? द्विवेदी युग में। अब हम लोग बात करते हैं शुक्ल युग की। तो हम लोगों ने बात कर ली है, आपको शुरुआत में मैंने बता दिया था कि पहले शुक्ल पूर्व युग में आपका भारतेंदु युग बांटा गया और द्विवेदी युग, और दूसरा युग है आपका शुक्ल युग जो 1920 से 1940 तक चला। शुक्ल जी हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष माने जाते हैं। हिंदी आलोचना को नए मुकाम पर पहुंचाने का काम शुक्ल जी ने किया है। शुक्ल जी की आलोचना पद्धति कौन कौन सी है? सैद्धांतिक आलोचना और व्यवहारिक आलोचना। इन दोनों पद्धतियों पर वो आलोचनाएं करते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। शुक्ल जी को वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता भी माना जाता है। इस आलोचना का, वैज्ञानिक आलोचना का, क्योंकि उनकी आलोचना में तार्किक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग मिलता है। तो वो वैज्ञानिक आलोचना के अनुसंधानकर्ता क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उनकी आलोचनाओं में तार्किकता, विश्लेषणात्मकता और निगमनात्मकता पद्धति का प्रयोग मिलता है। शुक्ल जी की आलोचनाएं कौन कौन सी है देख लीजिए आप। तो काव्य में रहस्यवाद जो 1929 में प्रकाशित हुई, जो उनकी पहली सैद्धांतिक आलोचना है। रस मीमांसा, चिंतामणि भाग 1 और 2, त्रिवेणी, काव्य में अभिव्यंजनावाद, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये उनकी आलोचनाएं हैं कि फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। काव्य में रहस्यवाद जो पहली सैद्धांतिक आलोचना है उनकी 1929 प्रकाशित हुई। रस मीमांसा, चिंतामणि भाग 1 और 2, त्रिवेणी, काव्य में अभिव्यंजनावाद, हिंदी साहित्य का इतिहास। शुक्ल युग के अन्य आलोचक कौन कौन से हैं? तो शुक्ल युग के आलोचक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो ये जो हैं शुक्ल युग के आलोचक हैं। अब बात करेंगे हम लोग शुक्लोत्तर युग के आलोचनाओं की। ठीक है ना, तो ये तीसरा काल है आपका आलोचनाओं का। पहला काल हमने पढ़ा जिसमें आपको बताया गया कि शुक्ल पूर्व युग में 2 युग थे, भारतेंदु और द्विवेदी युग, और शुक्ल युग में केवल शुक्ल थे। और शुक्लोत्तर युग में कौन कौन थे देखिए, पढ़ेंगे हम लोग अब आगे। तो 3 युगों से गुजरी है आलोचना। शुक्लोत्तर युग को 5 भागों में बांटा गया। हमने बात किया था, शुरुआत में ही देखा था आपने। पहला है स्वच्छंदतावादी आलोचना, दूसरा है
प्रगतिवादी आलोचना, फिर मनोविश्लेषणवादी आलोचना, फिर नई समीक्षा, फिर समकालीन समीक्षा। तो ये 5 भागों में बांटा गया है शुक्लोत्तर युग, अर्थात शुक्ल के बाद जो आलोचनाएँ लिखी गई इसको 5 भागों में बांटा गया है। स्वच्छंदतावादी आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा और समकालीन समीक्षा। तो बारी बारी से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो पहला हमारा है स्वच्छंदतावादी आलोचना। यह आलोचना शुक्ल जी की कठोर शास्त्रीयता के प्रतिक्रिया के रूप में हुई। मतलब शुक्ल जी ने जो ढांचा तैयार किया था अपने युग में, उसी युग के बाद जो आलोचनाएं जो लिखी गई उसमें स्वच्छंदतावादी आलोचना आता है। तो शुक्ल जी की कठोर शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया में, मतलब जो शास्त्र उन्होंने कठोर शास्त्र प्रस्तुत किया अपने समय काल में आलोचनाओं में, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में ये आलोचना विकसित हुई थी। छायावादी आलोचना स्वच्छंदतावादी आलोचना कहा जाता है, ठीक है ना। तो छायावादी आलोचना में आप छायावाद पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जितने भी कवि हुए उन्होंने जो है स्वच्छंद रूप से जो है अपने मन की बातों को प्रकट किया है अपनी कविताओं के माध्यम से। स्वच्छंदतावादी अर्थात छायावादी आलोचक कौन कौन से हैं देख लीजिए। पंडित शांति प्रिय द्विवेदी, पंडित नंदलाल वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, ये 3 जो हैं ये स्वच्छंदतावादी अर्थात छायावादी आलोचक है। आगे बात करेंगे दूसरे आलोचना की, जो आता है इसी में आपका शुक्लोत्तर युग में प्रगतिवादी आलोचना। इस पर कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव पड़ा है, ठीक है ना। प्रगतिवादी आलोचना पर किसका प्रभाव है? कार्ल मार्क्स का, उनके विचारों का। 1936 में भारत में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1936 में। कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर हिंदी लेखकों ने किसानों, मजदूरों, शोषितों और वंचितों की भावनाओं को लेखकों ने अभिव्यक्ति देना शुरू किया। मतलब मार्क्स के विचार से प्रभावित हुए हिंदी लेखक, और उन्होंने जो है अपनी आलोचनाओं का विषय किसको बनाया है? किसानों को, मजदूरों को, शोषितों को और वंचितों को, ठीक है ना। इन्हीं लेखकों की रचनाओं को प्रगतिशील रचना कहा गया है। किन लेखकों को? जो कार्ल मार्क्स के विचारों से क्या थे? प्रभावित थे और जिन्होंने इन विषयों पर रचनाएं की। जब इनकी रचनाओं की आलोचना हुई तब नाम प्रगतिवादी आलोचना का आरंभ हुआ। मतलब जब इन लेखकों ने जो है प्रगतिशील रचनाएं की इन सभी विषयों पर, जो हिंदी के लेखक थे जो कार्ल मार्क्स के विचार प्रभावित थे, तो जब उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई तो उन रचनाओं पर आलोचनाएं लिखी गईं जो प्रगतिवादी आलोचना के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो इसमें कौन कौन से आते हैं जो प्रगतिवादी आलोचक हैं प्रमुख? तो पहले हैं शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, मुक्तिबोध और नामवर सिंह। तो ये आपके प्रगतिवादी आलोचक हैं। अब बात करेंगे तीसरे आलोचना की, जो आपकी शुक्लोत्तर युग की आलोचना है, मनोविश्लेषणवादी आलोचना। मनोविश्लेषण का सिद्धांत जो है कि इन्होंने दिया था, ये पता होगा आपको, सिगमंड फ्रायड ने दिया था। फ्रायड के विचारों से प्रभावित होने वाले रचनाकार कौन कौन हैं? तो अज्ञे जी, जैनेन्द्र जी और ईलाचंद्र जोशी। इनके बारे में पढ़ा होगा आपने ऐसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो फ्रायड के विचारों से जो प्रभावित लेखक अर्थात रचनाकार थे, आलोचक जो थी, वो कौन कौन थे? अज्ञे, जैनेन्द्र और ईलाचंद्र जोशी। तो ये जो आपका मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है जो किन्होंने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने, उसमें क्या क्या आपका बताया गया था वो यहाँ पर दिया गया, ठीक है ना। तो रचनाओं का विषय क्या रहा, रचनाकारों ने किस विषय को चुना और इसमें आलोचनाएं की या रचनाएं की। तो मानव मन की उलझनों को रचना का केंद्र बनाया गया, ठीक है ना। मानव मन में जो मतलब उलझनें चलती हैं, जो चिंताएं, निराशाएं, जो कुंठाएं, जो ग्रंथि भावनाएं हैं, उन उलझनों को जो है इन रचनाओं का केंद्र बनाया गया। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? मनोविश्लेषणवादी आलोचनाओं की बात कर रहे हैं। इन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति हेतु मनोविश्लेषणवादी आलोचना का सहारा लिया गया। प्रमुख मनोविश्लेषणवादी आलोचक कौन कौन हैं? तो प्रारंभकर्ता आपके हैं ईलाचंद्र जोशी जी हैं, ठीक है ना। याद रखेंगे कि मनोविश्लेषणवादी आलोचक के या आलोचना के प्रारंभकर्ता कौन हैं? तो ईलाचंद्र जोशी हैं। अज्ञे पूरा नाम जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। डॉक्टर देवराज उपाध्याय हैं और डॉक्टर नगेंद्र। तो 3 नाम आप जरूर याद रखेंगे, जोशी, अज्ञे और नगेंद्र। ये मनोविश्लेषणवादी आलोचक हैं। अब बात करेंगे शुक्लोत्तर युग के बाद, शुक्लोत्तर युग का चौथा जो खंड है, नई समीक्षा। इसका आगमन अमेरिका से हुआ, ठीक है ना। किसके हुआ है? अमेरिका से हुआ किसका आगमन? नई समीक्षा का।
1910 में J.E. स्पिनगार्न न्यू क्रिटिज्म का एक लेख लिखा, ठीक है ना। किन्होंने लिखा है? 1910 में J.E. स्पिनगार्न जो अमेरिकी थे, उन्होंने एक लेख लिखा जिसका नाम था न्यू क्रिटिज्म। 1940 में जॉन क्रॉ रेनसम ने न्यू क्रिटिज्म के पुस्तक की रचना करके आलोचना की नई पद्धति की घोषणा कर दी, ठीक है ना। तो ये मतलब ये नई समीक्षा का जो समझिए तो शुरुआत था जो अमेरिकी लेखकों से हुआ, ठीक है ना, जिनमें नाम आता है आपका किनका? J.E. स्पिनगार्न का, जिनका लेख है न्यू क्रिटिज्म, और एक और है जॉन क्रॉ रेनसम का, जिनका पुस्तक है न्यू क्रिटिज्म, ठीक है ना। और इसी से जो है नई पद्धति यानी नई समीक्षा की घोषणा की शुरुआत हुई। इसमें साहित्य को केवल साहित्य और भाषा की रस्म से देखा गया, किसमें? नई समीक्षा में। और जो लेखक लिख रहे थे हिंदी में नई समीक्षा के आलोचक कौन कौन है देख लीजिए। तो अज्ञे जी हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा हैं, धर्मवीर भारती हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, डॉक्टर रघुवंश हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, निर्मल वर्मा हैं, रमेश चंद्र शाह हैं। तो अज्ञे जी को आप देख रहे होंगे कि विश्लेषणवादी में भी हैं, ठीक है ना, और यहाँ भी हैं, तो कन्फ्यूज ना हो आप। तो नई समीक्षा के आलोचक कौन कौन हैं? अज्ञे, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रघुवंश, विजय देव नारायण शाही, निर्मल वर्मा और रमेश चंद्र शाह, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग समकालीन समीक्षा की, जो शुक्लोत्तर युग का ही भाग है, जो 1970 के बाद से शुरुआत हुआ। वर्तमान की समीक्षा है ना, इसमें आपको वर्तमान मतलब क्या? उस समय जब 1970 की बात हम लोग कर रहे हैं, उस समय की जो स्थितियां थी समाज में, उसको साहित्य के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। इसमें दो धाराओं को महत्व दिया गया। किसमें? समकालीन समीक्षा में दो धाराओं को महत्व दिया गया। पहली धारा है वस्तुवाद और दूसरी धारा है भाववाद। तो वस्तुवाद जो है वो बाहर से संबंधित है और भाववाद चेतना से संबंधित है, ठीक है ना। प्रमुख आलोचक कौन कौन है समकालीन समीक्षा के? तो नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी, अशोक वाजपेयी, विष्णु खरे, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामदरस मिश्र। अब बात करते हैं हम लोग सैद्धांतिक आलोचना की, ठीक है ना। सैद्धांतिक आलोचना समीक्षा की बात करते हैं तो परिभाषा में हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों ने अब तक आलोचनाएं पढ़ी हैं। आलोचनाओं का युग पढ़ा आपको, पूर्व युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। अब हम लोग पढ़ेंगे सैद्धांतिक आलोचना, ठीक है ना। तो इसके बारे में परिभाषाएं देखते हैं हम लोग। तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने कहा है कि सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आलोचक व्यक्तिगत श्रेष्ठ कवियों का अध्ययन करते हुए व्यापक सिद्धांतों की खोज करता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ आलोचक क्या करता है कि श्रेष्ठ कवियों का अध्ययन करता है, ठीक है ना, और उनकी जो रचनाएं हैं, जो उनकी कविताएं हैं, चाहे जो उनके लेख हैं, उन पर जो है व्यापक सिद्धांतों की क्या करता है? खोज करता है। तो भागीरथ मिश्र जो है वो काव्य शास्त्र के रचयिता हैं, पता होगा आपको। अन्य परिभाषाएं देखिए क्या क्या हैं। सैद्धांतिक आलोचना प्रतिमानों का निर्माण करती है। कौन सी आलोचना? सैद्धांतिक आलोचना। यह रचना की गुणवत्ता को मापने का पैमाना तैयार करती है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। रचना की गुणवत्ता को मापने हेतु विभिन्न कसौटी या मानदंडों का सहारा लिया जाता है, जिससे रचना की गुणवत्ता पता चल सके। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है कि रचना को की गुणवत्ता को, क्वालिटी को मापने के लिए विभिन्न कसौटियों या मानदंडों का सहारा लिया जाता है। तो वो कौन कौन से मानदंड हैं जिनके आधार पर रचना की गुणवत्ता को मापा जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो छंद योजना, शब्द योजना, भाषा शैली, अलंकार योजना, भाव विचार, काव्य विचार, ठीक है। यह सभी कविता के आलोचना की मानदंड हैं, ठीक है ना। ये जितने भी यहाँ दिए गए हैं छंद से लेकर काव्य दोष तक, ये कविताओं की आलोचना की मानदंड हैं जिनके आधार पर कविता की गुणवत्ता को मापा जाता है, ठीक है ना। और कविता जो है, चाहे कोई भी लेख जो है, अपनी कसौटी पर खरी उतरती है। तो सैद्धांतिक आलोचना का मतलब क्या हुआ? तो सैद्धांतिक आलोचना प्रतिमानों का निर्माण करती है, यानी वो गुणवत्ता को मापने के लिए एक कसौटी तैयार करती है, ठीक है ना। और यह रचना की गुणवत्ता को मापने का पैमाना तैयार करती है। कौन बताइए? सैद्धांतिक आलोचना की बात कर रहे हैं हम लोग। और सैद्धांतिक आलोचना में इन्हीं प्रतिमानों का निर्माण किया जाता है। किन प्रतिमानों का? जिनकी बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ छंद योजना से लेकर काव्य दोष तक, अर्थात इन्हीं मानदंडों का निर्माण किया जाता है। अर्थात सैद्धांतिक आलोचना का अर्थ है काव्य सिद्धांतों का निर्माण करना, यानी कविता के सिद्धांतों का निर्माण करना,
कविता कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, कैसे प्रतिमान, कैसे उसमें मानदंड होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या तत्व क्या नहीं, इन सभी का निर्माण करना सैद्धांतिक आलोचना का रूप है। इस प्रकार की आलोचना के अंतर्गत काव्य शास्त्रों को रखा जाता है। कैसी आलोचना की बात कर रहे हैं हम लोग? सैद्धांतिक आलोचना की बात कर रहे हैं। संस्कृत के सभी रचित काव्य शास्त्र सैद्धांतिक आलोचना के उदाहरण हैं। तो आपने काव्य शास्त्र पढ़ा होगा, तो काव्य शास्त्र में क्या कहा गया है कि काव्य शास्त्र में जो कविताएं हैं उनका क्या शास्त्र होना चाहिए, है ना, कैसे अलंकार का, कैसे रस का प्रयोग होना चाहिए, छंद का कैसे प्रयोग होना चाहिए। तो संस्कृत के सभी रचित काव्य शास्त्र सैद्धांतिक आलोचना के क्या हैं? उदाहरण है। जैसे कि उदाहरण देखेंगे हम लोग, मम्मट जी का काव्य प्रकाश है, दंडी जी का काव्य दस्य है, रीतिकालीन कवियों का काव्य शास्त्र है। तो ये जो एग्जाम्पल है सैद्धांतिक आलोचना के काव्य शास्त्रों के, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा पाश्चात्य काव्य शास्त्र, तो वहाँ देखा होगा, और आपका हिंदी का काव्य शास्त्र भी पढ़ा होगा आपने, वहाँ देखा होगा। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की आलोचना भी सैद्धांतिक आलोचना की श्रेणी में आती है। ऐसे तो हम लोगों ने बात की थी शुक्ल के बारे में, आपने देखा भी होगा वहाँ पर। तो आधुनिक आलोचना में शुक्ल जी की आलोचना भी सैद्धांतिक आलोचना की श्रेणी में आती है। शुक्ल जी से पहले के युग में सैद्धांतिक आलोचना का उदाहरण आधुनिक काल में, ठीक है ना, मतलब शुक्ल पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शुक्ल पूर्व की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें आलोचना के उदाहरण जो है मिलते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। भारतेंदु जी का है निबंध नाटक, ठीक है ना, ये आपका सैद्धांतिक आलोचना ये भी है, ठीक है। वहीं माही प्रसाद द्विवेदी का रसज्ञ रंजन, ये भी सैद्धांतिक आलोचना है। इस श्याम सुंदर दास का जो आलोचना है रूपक रहस्य, ये भी सैद्धांतिक आलोचना है। लाला भगवान दीन का अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ मंजूषा, ये भी सैद्धांतिक आलोचना है। का काव्य कल्प रस मंजरी, अलंकार मंजरी। अर्जुन दास केडिया का भारत भूषण, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का रस कलश। तो ये सभी जो आलोचक हैं ये सैद्धांतिक आलोचना के आलोचक हैं, ठीक है ना। जो शुक्ल जी के पहले के युग में जो सैद्धांतिक आलोचनाएं लिख रहे थे उसका एग्जाम्पल पढ़ा गया, ठीक है ना। अब शुक्ल जी की बात कर रहे हैं, तो शुक्ल जी का आलोचना सैद्धांतिक आलोचना कौन कौन सा देखिए, समीक्षा या सैद्धांतिक आलोचना समझ लीजिए। तो चिंतामणि है आपका, रस मीमांसा है, काव्य में रहस्यवाद। तो ये तीन जो हैं उनकी सैद्धांतिक आलोचनाएं हैं। अब बात करते हैं अगली आलोचना की, व्यवहारिक आलोचना। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अब ये आलोचना का प्रकार है, ठीक है ना, आप लोग कन्फ्यूज ना हो। सैद्धांतिक आलोचना हो गया, अब आगे पढ़ेंगे व्यवहारिक आलोचना। जब हम सैद्धांतिक आलोचना के मानदंडों के आधार पर रचना की आलोचना या विवेचना करते हैं तब वह व्यवहारिक आलोचना कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस कविता का मानदंड जो बनाया गया था उसके आधार पर हम लोग किसी रचना के बारे में आलोचना या विवेचना करते हैं, तब वही विवेचना या वही आलोचना क्या कहलाती है? व्यवहारिक आलोचना कहलाती है। जैसे किसी आचार्य ने यह सिद्धांत दिया कि अच्छी कविता का मानदंड अलंकारों का भरपूर प्रयोग है, ऐसा व्यक्ति सैद्धांतिक आलोचना करता है, ठीक है ना, या सैद्धांतिक आलोचक है। लेकिन जब कोई आलोचक इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए किसी कविता की आलोचना करता है तब उस व्यवहारिक आलोचक और उसकी रचना को क्या कहते हैं? व्यवहारिक आलोचना। आप समझ चुके होंगे, एक दो बार पढ़ ली समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। हिंदी के व्यवहारिक आलोचक कौन कौन है देख लीजिए। तो बालकृष्ण भट्ट इसके प्रारंभ करता है, ध्यान देंगे आप, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना। तो 1888 में सची समालोचना नामक एक कॉलम में संयोगिता स्वयंवर की एक व्यवहारिक आलोचना की। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं शुरुआत में ही। तो बालकृष्ण भट्ट जो है व्यवहारिक आलोचना के प्रारंभ करता है, और एक पत्र में, पत्र मतलब क्या, समाचार पत्र में, ठीक है ना, समाचार पत्र में सच्ची समालोचना नामक एक कॉलम में उन्होंने संयोगिता स्वयंवर की क्या की थी? व्यवहारिक आलोचना की थी बालकृष्ण भट्ट ने। तो हम लोगों ने नोट्स पढ़ लिया है। अब यहाँ देखिए शॉर्ट तरीके से दिया हुआ, इसको ये भी याद कर लेते हैं, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि हमारी जो बातें बची हुई हैं वो हम लोग क्या कर ले, कंप्लीट कर ले, ठीक है ना। आइए, तो पहले आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल, जिनकी कृतियां हैं चिंतामणि, 2 भागों में संकलित है, ठीक है ना, जिसमें दूसरे भाग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला दूसरा दोनों भाग है। रस मीमांसा, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास और जायसी ग्रंथावली। याद कर लेंगे, चिंतामणि, रस मीमांसा, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और जायसी ग्रंथावली। तो ये किनकी आलोचनाएं हैं? शुक्ल जी की। अब देखिए इनमें विशिष्टता क्या है, ये हम लोग को जानना है, ठीक है ना। आलोचना के नवीन मानदंडों की स्थापना की उन्होंने। मूल्य आधारित आलोचना पद्धति का विकास किया।
आलोचना पद्धति में लोक मंगल, नैतिकवादी, लोक मंगलकारी, आदर्शवादी सिद्धांतों के समर्थक हैं ये। तुलसी को सर्वश्रेष्ठ कई मानने वाले कौन आलोचक हैं? शुक्ल जी। हृदय और बुद्धि का समन्वय है इसमें। पाश्चात्य और भारतीय समीक्षा पद्धतियों का मिश्रण है। विवेचन की अस्पष्टता है। और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समालोचक कौन है? शुक्ल जी। तो ये इनकी आलोचनाओं की विशेषताएं हैं, ठीक है ना। अब दूसरे आलोचक की बात करते हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। इनकी प्रमुख आलोचनाएं हैं हिंदी साहित्य 20वीं सदी, याद कर लेंगे। आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महाकवि सूरदास, नया साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की समस्या। तो नंद दुलारे वाजपेयी की रचना कौन कौन सी, आलोचना कौन कौन सी है? हिंदी साहित्य 20वीं सदी, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महाकवि सूरदास, नए साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की समस्या। आप जानेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या रही आलोचनाओं की, ठीक है ना। छायावाद के प्रबल समर्थक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप कि जयशंकर प्रसाद की इन्होंने आलोचना की है और द्विवेदी युग के साहित्यकारों के दोषों का उद्घाटन किया उन्होंने। नई कविता के दोषों का उद्घाटन किया। मौलिक चिंतन, निष्पक्षता एवं निर्भीकता से युक्त आलोचना लिखी उन्होंने। सौंदर्य परक दृष्टि और स्वतंत्रतावादी समीक्षा पद्धति के ये आलोचक हैं। कौन? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अब बात करते हैं अगले आलोचक की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनकी आलोचनाएं हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य मध्यकालीन बोध का स्वरूप। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य मध्यकालीन बोध का स्वरूप। अब इनकी आलोचनाओं की विशिष्टता क्या रही? आलोचना की ऐतिहासिक पद्धति की प्रतिष्ठा इन्होंने की। शुक्ल संस्था के आलोचक होते हुए भी मानवतावादी दृष्टिकोण तथा ऐतिहासिक पद्धति के कारण शुक्ल जी से अलग हैं। ये मानवीय मूल्यों में गहन आस्था है इनकी। कबीर के भाषागत वैशिष्ट्य को उजागर किया इन्होंने द्विवेदी जी ने। कबीर की भाषा के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा, कहा भी है, ठीक है ना। और साहित्य को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़ने वाले आलोचक हैं ये। मनुष्यता को साहित्य और रस का पर्याय मानने वाले आलोचक हैं ये। अब बात करते हैं अगले आलोचक की, जिनका नाम है डॉक्टर नगेंद्र, जिनका आलोचना है रस सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप। रस सिद्धांत। सुमित्रानंद पंत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा, नए संदर्भ। ये इंपॉर्टेंट है आपका। रस सिद्धांत के बाद नई समीक्षा, नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा, शैली विज्ञान। पर्दा लगा दो बेटा। अब इनकी आलोचनाओं के विषय क्या रहे हैं, क्या विशिष्टता रही? तो रसवादी आलोचक हैं ये, छायावादी आलोचक भी हैं, फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित समालोचक हैं यानी आलोचक हैं, पाश्चात्य समीक्षकों से प्रभावित हैं, कवि के व्यक्तित्व की स्वीकृति इनकी आलोचनाओं में मिलती है, परिष्कृत आनंदानुभूति में नैतिक मूल्यों का समावेश है। अब बात करते हैं हम लोग प्रमुख आलोचक जिनके नाम है रामविलास शर्मा। खोल दो, क्या हो दिक्कत, खोल दो। प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्या, आस्था और सौंदर्य, भाषा साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता का अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत के भाषा परिवार, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका प्रगति और परंपरा, प्रगति साहित्य की समस्याएं, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण काल, और उसके बाद नई कविता और अस्तित्ववाद। ये कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये प्रगतिवाद आलोचक हैं। मार्क्सवाद के समर्थक हैं कौन? रामविलास शर्मा। वर्ण भेद के आधार पर समीक्षा करने वाले आलोचक हैं। हिंदी साहित्य को मार्क्सवादी सिद्धांतों पर रखने वाले समीक्षक हैं। हिंदी साहित्य को नवजागरण से जोड़ा इन्होंने और आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से मुक्त किया। अब अंतिम जो मुख्य आलोचक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, थोड़ा मिटा हुआ है। कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। तो ये उनकी आलोचनाएं हैं जिसमें मुख्य है कहानी और नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
मार्क्सवाद के समर्थक होते हुए भी रामविलास जी की भांति मार्क्सवादी आलोचक नहीं है ये। और उसके बाद द्विवेदी के समर्थक आलोचक हैं, शुक्ल विरोधी खेमे का आलोचक हैं। आलोचना में ईमानदारी और प्रामाणिकता का समावेश मिलता है। किनका? नामवर सिंह का। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है रामविलास शर्मा जी का, डॉक्टर नगेंद्र, ऐसे सब इम्पोर्टेंट है, आप देख ले एक बार। अब मैंने पिछले इसके पीछे नोट्स भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आप लोग एमसीक्यू रेडी करते हैं, किया मैंने, देख लीजिए आपको। अब थोड़ा एमसीक्यू पर चर्चा करते हैं हम लोग, बारी बारी से, तुरंत हो जाएगा। तो पहला आपका प्रश्न है कि हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी है? तो पहली पुस्तक है नाटक, ठीक है, पहला का पहला ऑप्शन होगा। हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन हैं? तो ये पता चल चुका है आपको। तो ये हैं प्रथम इतिहासकार आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा ऑप्शन, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किन्होंने किया है? तो तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ करता कौन है? पद्म सिंह शर्मा। भगत स्वरूप मिश्र ने सौषष्ठवादी आलोचक किसको कहा है? तो भगवत स्वरूप मिश्र ने सौषष्ठवादी आलोचक किससे कहा है? तो कहा है नंदुलारे वाजपेयी को। पांचवा प्रश्न है, आचार्य शुक्ल की आलोचना संबंधी मान्यताओं को सैद्धांतिक स्तर पर चुनौती देने वाले विद्वान कौन है? बताना है आपको कि शुक्ल जी की आलोचना संबंधी मान्यताओं को सैद्धांतिक स्तर पर चुनौती देने वाले विद्वान कौन है? तो पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और नामवर सिंह और नंदुलारे वाजपेयी। तो जिस ऑप्शन होगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी से ही। और द्विवेदी जी ने जो है शुक्ल की आलोचनाओं का जो है मतलब विरोध किया है या चुनौती दी है। अगला प्रश्न है, देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देव और बिहारी नामक की पुस्तक के लेखक हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। तीसरा ऑप्शन सही। अब हम लोग को बताना है कि आलोचकों का जन्मकाल व्यवस्थित करना है। इसमें हिंदी के प्रमुख आलोचकों को जन्मकाल के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो पहले आलोचक आते हैं डॉक्टर नागेंद्र, उसके बाद नंदुलारे वाजपेयी, फिर आचार्य शुक्ल, फिर रामविलास शर्मा। तो चौथा ऑप्शन सही है, डॉक्टर नागेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा। ठीक है, देख लेंगे आप। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, नवलेखन तथा भाषा संवेदना नामक रचना किसकी है? तो ये है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। डॉक्टर नागेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? तो 9 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रस सिद्धांत। रस सिद्धांत जो पुस्तक है साहित्य अकादमी से क्या है? पुरस्कृत है किनकी? डॉक्टर नागेंद्र की। अगला प्रश्न है, आलोचना के मान किसकी कृति है? तो आलोचना के मान है शिवदान सिंह चौहान की। शिवदान सिंह चौहान आलोचना के मान के रचनाकार हैं। छायावाद का प्रबल समर्थक कौन है? इसमें बताना है आपको। तो नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं छायावाद के प्रबल समर्थक हैं। नई कविता के मिथक काव्य नामक आलोचना कृति किस कृतिकार की है? बताना है आप लोग को। तो इसका उत्तर होगा रश्मि कुमार। रश्मि कुमार जो हैं नई कविता के मिथक काव्य नामक आलोचनात्मक कृति के कृतिकार हैं। अगला क्वेश्चन, साहित्य सर्जना आलोचनात्मक रचना किसकी है? तो ये है आपकी ईला चंद्र जोशी की। ठीक है, ईला चंद्र जोशी की। 14वां प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं? तो पहला मनोविश्लेषणवादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी या सौषष्ठवादी। तो प्रगतिवादी जो हैं आपके आलोचक हैं कौन? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नई कविता के प्रतिमान आलोचक कौन है? नई कविता के प्रतिमान आलोचक ग्रंथ किनका है? तो ये आपका है लक्ष्मीकांत वर्मा जी का है। इतिहास और आलोचना पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इतिहास और आलोचना पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह। व्यवहारिक आलोचना के जनक कौन कहे जाते हैं? तो व्यवहारिक आलोचना के जनक कहे जाते हैं आपके बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है कि आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष क्या है? बताना है आपको। तो 1910 जो है आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न का क्या है? प्रकाशन वर्ष है। 18वां प्रश्न है आपका ये। 19वां प्रश्न है आपका, ये तो हो गया। 19वां प्रश्न है कि आधुनिकता और हिंदी साहित्य, ठीक है, आधुनिकता और हिंदी साहित्य किसकी रचना है? तो ये है आपकी इंद्रनाथ मदान की। 20वां प्रश्न है, नामवार के विमर्श किनकी रचना है? तो नामवार की विमर्श रचना है सुधीर पचौरी की।
फिर निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ नगेंद्र जी का है? तो वो है आपका देखना पड़ेगा, तो वो है आपका आलोचना ग्रंथ है आपका नई समीक्षा नए संदर्भ। तो ये नगेंद्र जी का है, नई समीक्षा नए संदर्भ। रीतिकाल की भूमिका, रस सिद्धांत, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर नगेंद्र। निम्नलिखित आलोचकों को उनके आलोचना ग्रंथों के साथ सम्मिलित करना है आपको। 23वां क्वेश्चन है आपका।